बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और इससे पहले मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको विशेषण, व्याकरण की पुनरावृत्ति में विशेषण टॉपिक रखा था और मैंने आपको एक अनुच्छेद के माध्यम से विशेषण अलग करना बताया था। यानी उस अनुच्छेद को बोलकर आप उसमें से विशेषण कैसे अलग करेंगे, इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण दिए थे। कैसे प्रश्न बनाएंगे, उसका उत्तर जो निकलेगा वो विशेषण होगा और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा। कहने का तात्पर्य, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने विशेषण की परिभाषा, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है, साथ ही साथ आपको प्रविशेषण तक की चीजें बताई थी। आज बारी है विशेषण के भेद बताने की, कि विशेषण के भेदों की मैं चर्चा करूं आपसे। तो मैं आपको विशेषण के भेद बताने चल रही हूं। तो मैं आपको विशेषण के भेद बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देती हूं विशेषण के भेद। अब आपको बता दें बच्चों कि विशेषण के भेद कुल 4 हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो आज सबसे पहले मैं आपको यही लिखवाऊंगी और साथ ही साथ फिर प्रत्येक को समझाकर उसकी परिभाषा और उदाहरण द्वारा समझाऊंगी। तो विशेषण के भेदों की चर्चा करें तो विशेषण के कुल 4 भेद हैं। विशेषण के कुल 4 भेद हैं। अब मैं इस पे बताती हूं आपको कौन कौन से। तो पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपके विशेषण के 4 भेद हो गए, जिन चारों भेद को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि विशेषण के 4 भेद कौन से होते हैं। तो आप इसका नाम उतार सकते हैं। फिर मैं इसके बाद प्रत्येक के बारे में आपको बताऊंगी कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। वो सारी चीजें आप नोट करते जाइएगा या उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो मैं पहले की परिभाषा डालती हूं कि गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब विशेषण का तात्पर्य ही होता है कि वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन यहां शब्द दिया गया है गुणवाचक विशेषण, यानी ये किसके गुण बताएंगे? या तो संज्ञा के गुण बताएंगे या तो सर्वनाम के गुण बताएंगे। यानी वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वाद इत्यादि से संबंधित विशेषता बताते हो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो मैं इसकी परिभाषा पहले आपको समझा देती हूँ कि आप बहुत आसानी से इसकी परिभाषा समझ सकते हैं
कैसे कि आपको अगर विशेषण की परिभाषा पता है तो विशेषण की परिभाषा के माध्यम से आप आराम से गुणवाचक विशेषण समझ सकते हैं। विशेषण शब्द वही है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जब हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण, यानी कि वो विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता को बताता हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको लिखना होगा, मैं इसको बोर्ड पर लिखती हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकें। तो आप परिभाषा की हेडिंग डाल दीजिए और उसके साथ साथ आप लिखिए, परिभाषा लिखिए। जो विशेषण शब्द, लिखिए परिभाषा लिखिए, वह विशेषण शब्द जो, दिखाई दे रहा होगा आपको, जो, और इधर से भी लिखेंगे तो दिखेगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण दोष आकार प्रकार संबंधी विशेषता बताए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आपकी गुणवाचक की परिभाषा हो गई कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो उसके गुण संबंधी विशेषता जहां बताई जाती हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका उदाहरण लिखती हूँ। तो उदाहरण में कौन कौन से गुण दोष होते हैं आप उसको समझ लीजिए। जैसे गुण दोष सबसे पहले दिखाइए, तो मैं एक हेडिंग की तरह बना देती हूँ, गुण दोष। अब जितने गुण दोष होते हैं संज्ञा और सर्वनाम के, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो गुण दोष में क्या आ जाएगा? ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, चालाक। मैं पूरे तो सब नहीं लिख सकूंगी, लेकिन फिर भी कुछ लिख देती हूं। अयोग्य, आलसी इत्यादि। तो इतनी चीजें मैंने आपको समझाई। अब देखिए, ये गुण और दोष मैंने आपको समझा दिए कि गुण दोष कैसे इसके समझते हैं। अब गुण और दोष में क्या आ जाएगा? आकार लिख देते हैं। तो मुझे लग रहा है दिखाई तो देगा आपको आकार आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है अच्छे से। तो आकार प्रकार में हम क्या लिखेंगे? गोल, लंबा, चौड़ा। ये इसके आकार प्रकार को बता रहे थे, गोल, लंबा, चौड़ा। वर्गाकार यानी कोई भी आकार प्रकार आप इसमें जोड़ सकते हैं। त्रिकोण भी लिख सकते हैं, त्रिभुज जिसको कहते हैं त्रिकोण। तो ये आकार प्रकार बता दिया। तो इतनी चीजें हो गई। अभी मैं आपको गुण संबंधी और भी विशेषता बताऊंगी, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करके फिर आपको आगे बताऊंगी।
तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे हट रही हूं। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूँ और इसी को कंटिन्यू करके ऊपर लिखूंगी, तो मुझे ऊपर तक की चीजें रब करनी होंगी। तो मैं भेद के नाम भी रब कर रही हूँ क्योंकि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और फिर मैं नीचे की चीज को कंटिन्यू करके ऊपर बताती चलूंगी आपको साथ साथ। तो भेद मैं यहां बगल में लिख देती हूं। यहां मैं भेद जो नीचे लिखा था वो मैं बगल में डाल दे रही हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो जिससे। अब आकार प्रकार हो गया, आपको आकार प्रकार तक की चीजें मैंने लिखवा दी हैं कि क्या क्या गुण दोष हम उसके ले सकते हैं। उसके बाद रूप रंग भी होता है। विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में हम रूप और रंग भी ले सकते हैं, रूप रंग को भी जोड़ते हैं। तो रूप रंग में हो जाएगा सफेद, सफेद, काला, गोरा, काला गोरा, छोटा, छोटा, मोटा इत्यादि। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें रूप रंग भी आते हैं। अब स्पर्श की बात करें अगर, तो स्पर्श में आने वाले जो अनुभव होते हैं, जिससे आप स्पर्श करके जिन चीजों को छूकर उसका गुण बताते हैं, ये कठोर है, ये कोमल है, जो स्पर्श से आपको अनुभव देते हो, वो भी वस्तु के गुण होते हैं। तो वस्तु के गुण को बताते हुए मैं कोमल, कठोर, खुरदरा, ये भी इसमें विशेषण हो जाएगा। तो कोमल, कठोर, कोमल, कठोर, खुरदरा, खुरदरा, कोमल, कठोर, खुरदरा, मुलायम आदि जितने भी शब्द होते हैं, ये सारे शब्द जो हैं स्पर्श से पता लगाए जा सकते हैं। इसलिए ये भी विशेषण के या संज्ञा और सर्वनाम के गुण ही कहलाएंगे। तो इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब मैं स्पर्श के अलावा आपको दशा और अवस्था से संबंधित गुण भी बताती हूँ। दशा और अवस्था, तो आप भी साथ साथ मेरे लिखिए, दशा और अवस्था। उसमें आप कहेंगे स्वस्थ, स्वस्थ, कमजोर, स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, बीमार, दुर्बल। आप इस शब्दों को नोट करते चलिए। बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, ये सारे जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण हैं, रोगी, बूढ़ा, ये संज्ञा या सर्वनाम की दशा और अवस्था को बताते हैं। यहाँ पर उस चीज की दशा या अवस्था बताई जा रही है, तो उसका वर्णन है। फिर स्थान और देशकाल भी गुणवाचक विशेषण में ही आता है। स्थान और देशकाल ये भी गुणवाचक विशेषण ही होता है कि जिस तरह स्थान के बारे में बता दें, ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, प्राचीन, ग्रामीण, तो ये क्या है, उस जगह के रहने वाले लोगों के लिए स्थान विशेष को संबोधित करता है। प्राचीन, भारतीय, तो भारत के रहने वाले लोगों को भी कहा गया है भारतीय। और शहरी, जापानी, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको स्थान और देश काल से संबंधित चीजें हैं, जो यहाँ पर स्थान और देश काल को बता रही हैं। ये भी आपके गुणवाचक विशेषण की ही विशेषता है, क्योंकि ये किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम जैसे चीज या जगह की विशेषता बन जाती है। इसके बाद हो जाता है स्वाद और गंध संबंधी चीजें। तो स्वाद और गंध संबंधी, सुगंध, दुर्गंध जो भी कहिए, सुगंध, दुर्गंध जो भी कह सकते हैं, तो ये चीजें भी गुणवाचक विशेषण में आती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं स्वाद में मीठा, खट्टा, मीठा, खट्टा, तीखा, तीखा। फिर उसके बाद कह सकते हैं सुगंधित, सुगंधित,
सुगंधित, सुगंधित या बदबू भी कह सकते हैं, तो बदबू के लिए भी अर्थ में भी आ सकता है। फिर उसके बाद दिशा की जितनी होती हैं सारी दिशाओं की बात अगर करें, तो अगर आपको गुणवाचक विशेषण में किसी दिशा से जोड़कर अगर विशेषण बनाना होगा, तो अगर हम पूर्व है तो हम कह सकते हैं पूर्वी, अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी कह देंगे, तो वो विशेषण बन जाएगा। तो जितनी दिशा वाली चीजें होती हैं वो भी आपके विशेषण का कार्य करने लगती हैं। तो कैसे उसमें प्रत्यय जोड़कर विशेषण बन जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन तब तक आप दिशा से संबंधित विशेषणों को अच्छी तरह जान लीजिए कि चारों दिशाओं से संबंधित विशेषण कैसे बनेंगे। पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, देखिए कैसे बन जाएगा, सारी दिशाओं से संबंधित है। उत्तरी, दक्षिणी, तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी दिशा से संबंधित हो गई। तो मैंने गुणवाचक विशेषण में आपको इतनी सारी चीजें बताई कि हाँ, गुणवाचक विशेषण सिर्फ गुण दोष ही नहीं होते हैं, उसके स्थान को बताता है, उसकी दिशा को बताता है, उसके स्वाद को बताता है, उसके रूप को बताता है, उसके रंग को बताता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो गुण बताने का कार्य करती हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के ही गुण और दोष हो सकते हैं। तो गुणवाचक विशेषण को हम इस तरह से पहचानेंगे कि हाँ, ये गुणवाचक विशेषण है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको परिमाणवाचक विशेषण पर ले आऊंगी। तो स्क्रीनशॉट आपने संभवतः ले लिया होगा इसका, तो मैं इसको रब करती हूँ, फिर आपको अगला परिमाणवाचक विशेषण लिखाऊंगी। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो आपको, अगर आपने लिखा नहीं है या किसी कारण से पढ़ने में कोई दिक्कत है, तो आप उस स्क्रीनशॉट से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हर सुविधा आपको सिर्फ पढ़ने के लिए ही दी जा रही है कि आप किसी भी स्थिति में रहें, आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचे। तो ये बात यहाँ कही जा रही है। तो मैं अब विशेषण का दूसरा भेद यानी परिमाणवाचक विशेषण लिखवाने चल रही हूं। तो दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण बताने से पहले मैं आपको परिमाण शब्द बताना चाहूंगी कि परिमाण शब्द क्या है। परिमाण शब्द का मतलब, शब्द जो है वो बनता है परिमाप से। परिमाप यानी कि किसी चीज की नाप तौल, नाप तौल जैसा जो शब्द होता है उसके लिए शब्द बना परिमाप यानी नापना तौलना, और उसी से ये शब्द बना है परिमाणवाचक विशेषण। प्रायः बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, तो श्रुति सम भिन्नार्थक की तरह परिमाण और परिणाम में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए आप अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। शब्द ये किस शब्द से बना है? ये बना है परिमाप से। परिमाप शब्द है जिसका मतलब होता है नाप तौल। तो हम इसको नाप तौल कह सकते हैं। तो वजन वगैरह है जो आपके किलो, लंबाई, चौड़ाई 2 मीटर, 4 मीटर, 2 किलो, 4 किलो, 50 किलो जैसे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं किसी चीज को तौलने के लिए, किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए, तो वहां पर ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो मैंने आपको परिमाप शब्द बता दिया। अब मैं आपको परिमाणवाचक विशेषण समझाने चल रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको शब्द से ही बताया कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यानी देखिए आपकी हेडिंग में ही आपकी परिभाषा छिपी होती है। कैसे? आप हर परिभाषा के पहले प्रयोग करिए वह विशेषण शब्द, तो आपका तुरंत उसके साथ परिभाषा एक लिंक में जुड़ती जाएगी। तो आप इसके साथ कैसे परिभाषा लिखेंगे? वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल संबंधी विशेषता को बताता हो
उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने परिमाप शब्द पहले ही आपको समझा दिया था, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आप परिमापवाचक विशेषण कैसे पहचानेंगे। तो मैं पहले इसको आपको समझाने के बाद बोर्ड पे लिख देती हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि विशेषण के किसी भी भेद की परिभाषा जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले आप अपने शब्द को यहीं से शुरू करिए कि वह विशेषण शब्द, जैसे ही आप इसको कहेंगे आपको तुरंत उसके साथ जोड़ना पड़ेगा संज्ञा और सर्वनाम की। उसके बाद आपका जो भेद है उसको लिख दीजिए कि उसको बता दीजिए कि कौन क्या है। तो परिमाप मतलब नापतोल, तो संज्ञा और सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता को बताता हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये मैंने आपको साधारण भाषा में शब्द को समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम की जो भेदों की परिभाषा लिखते हैं वो कभी उसकी भाषा जो है वो गलत नहीं होगी या लिखने में आपको किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। तो मैं अब इसकी परिभाषा लिखने चल रही हूँ, आपको मैंने समझाया, अब मैं उसको बोर्ड पर भी लिख देती हूँ। तो इसकी परिभाषा मैं शुरू करती हूँ। देखिए, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की यहाँ परिमाण है, तो लिखिए मापतोल संबंधी विशेषता बताता हो, मापतोल संबंधी विशेषता बताता हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो कितनी आसानी से आपको परिभाषा याद करना आ जाएगा। तो जैसे अब देखिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नाप तौल से लेते हैं, जैसे सब्जी लेना, जैसे फल लेना, जैसे चीनी लेना, जैसे अनाज लेना या कपड़ा लेना, कपड़े को हम मीटर से नापते हैं। तो ऐसी चीजों को ही इसमें हम लिखेंगे। तो आप इस बात को ध्यान में रख के उदाहरण लिखेंगे कि जिन चीजों को हम नाप तौल से लेते हों वही चीजें इस परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण में लिखी जाएंगी। तो इतनी बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो मैं उदाहरण लिखती हूँ, जैसे 50 किलो चावल, जैसे 10 मीटर कपड़ा, जैसे 10 लीटर दूध, जैसे 5 लीटर डीजल। तो इस तरीके से जितनी भी माप तौल संबंधी चीजें होंगी वही इनके उदाहरण में आएंगी। लेकिन बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ माप तौल ऐसे होते हैं जिनको कि हम निश्चित संख्या नहीं बताते। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ 50 किलो चावल, 50 दुकानदार के पास जाएं और कह दें कि 50 किलो चावल मुझे दो। अब वो या मैं आपके पास या कोई हमारे घर आए और हमसे कहे कुछ चावल दे दो, तो स्थिति दोनों एक है, मगर दोनों की स्थिति में अंतर क्या है
इस बात को आप समझ लीजिए कि एक में मैंने एकदम निश्चित बताया है कि 50 किलो चावल, यहां पर मैंने निश्चित बताया, लेकिन आपके घर में आए हुए व्यक्ति या स्त्री या महिला ने आपके घर में आपकी मां से कहा कि थोड़े से चावल दे दो। अब यहां भी परिमाणवाचक विशेषण ही है, परंतु दोनों की स्थिति में एक अंतर है जो मैं अब आपको बताने चल रही हूं। तो देखिए क्या अंतर है वो मैं बता दूं। यहाँ पर एक निश्चित संख्या बताई गई है और जहां पर आपके घर में आने वाली महिला ने कहा कि थोड़े से चावल दे दो, वहां एक निश्चित संख्या नहीं है कि वो चावल 1 कटोरी है, 1 बोरी है, 2 किलो है, 1 किलो है, कुछ भी। तो एक जगह हमारी निश्चित संख्या है और दूसरी जगह हमारी निश्चित संख्या नहीं है। तो यानी कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताने चल रही हूं कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। अब मैंने दोनों भेद को आपको उदाहरण द्वारा समझाया है। कैसे यहाँ पर निश्चित संख्या है, जहां आपके घर में महिला आ रही है वहां एक निश्चित संख्या नहीं है, तो इसके 2 भेद हो गए। तो पहला भेद क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो दूसरा क्या हुआ? अब जो मैंने अभी आपके साथ किया था, यहाँ निश्चित वाला बताया था और जो महिला घर आई थी उसके साथ मैंने निश्चित नहीं बताया था, तो दूसरा अनिश्चित हो गया। तो इसका दूसरा भेद क्या हो गया? दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए एक की परिभाषा से सारी चीजें जुड़ी हैं। यहां मैंने आपको विशेषण की परिभाषा से जोड़ना शुरू किया। मैंने पहले विशेषण की परिभाषा बताई और साथ ही बताया कि जब आपको परिमाणवाचक करना हो तो बस आप उसी शब्दों में क्या जोड़ देंगे? माप तौल संबंधी, क्योंकि इसका मतलब ही होता है माप तौल संबंधी। तो आपकी विशेषण की परिभाषा के साथ उसकी खास विशेषता बन गई परिमाणवाचक विशेषण की। और फिर जब मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया तो आपको बताया कि यहाँ पर मैंने एकदम निश्चित दुकानदार से निश्चित मांगा है कि मुझे 50 किलो चावल दो, लेकिन जब हम आपके घर में कोई महिला या मैं किसी के घर जाके कहूं कि मुझे कुछ चावल दे दो तो ऐसी स्थिति में जो संख्या उसका पता नहीं कि मैंने उससे 1 कटोरी मांगा है, 1 किलो मांगा है या कुछ नहीं मांगा, तो उससे जो अनिश्चितता का बोध हो रहा है वो यहाँ पर दूसरा इसका भेद हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। मैं किनारे हट रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा दिखाती हूँ। तो पहला मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हेडिंग डाल लीजिए आप भी साथ साथ। अब क्या होगा? ठीक वही परिभाषा में थोड़ा सा अंतर करके दोनों की परिभाषा जोड़ी जा सकती है, और अगर मैंने एक लिख दी तो आपको दोनों लिखना आ जाएगा। तो देखिए कैसे? वह विशेषण शब्द, यहाँ पर क्या होगा? वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तौल संबंधी विशेषता को बताता हो
उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो आप ये सारे उदाहरण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के ही हैं। आप इसको पुनः इसमें लिख सकते हैं। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दी। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसका भी थोड़ा सा हिस्सा ही मैंने किया है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण विशेष बचा है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।